एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे साइड पे, इसीलिए बैक कैमरा मेरे को क्लास लेना पड़ रहा है ताकि आप लोग की क्लासेस कंटिन्यू हो सके, है ना। तो देखो, आधुनिक इतिहास का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो लास्ट डे हमने क्या देखा था, सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन काम करना पड़ता था। यहाँ तक हमारी क्लासेस हो चुकी थी। आज अपन बात करेंगे पुनः मराठा शासन से, और यहाँ से कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कुछ अपन कवर करने वाले। क्लियर? तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसके बाद होगा ये बेटा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के जितने क्वेश्चन बन सकते थे ना, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपके अंदर में हो जाएगा, आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्लियर? तो लास्ट तक जरूर से वीडियो को देखें, और जितने बच्चे अगर मेरे इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो जरूर से लाइक करें। क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे। आज अपन बात करेंगे पुनः मराठा शासन के बारे में। तो पुनः मराठा शासन के अंतर्गत आपको देखना क्या है, तो ध्यान रहे, इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासकों को जिल्हेदार कहा जाता था। तो एक बात समझना, शुरू से अगर हम चालू करें तो जिस टाइम पर मराठा शासन अस्तित्व में आया था, व्यंकोजी भोसले के टाइम पर क्या हुआ था, सूबा शासन शुरुआत हुआ था। सूबा शासन शुरुआत हुआ था मतलब क्या, तो हमारे छत्तीसगढ़ में सूबेदार नियुक्त होते थे, राइट। उसके बाद फिर मराठों के ऊपर जब ब्रिटिश शासन अधीन कर लिए, है ना, मतलब अंग्रेजों ने जब क्या कर लिया, अधिकार स्थापित कर लिया, तो अब वो क्या नियुक्त करने लगे, अब वो सुप्रिटेंडेंट नियुक्त करने लगे, अधीक्षक नियुक्त करने लगे। अब अंग्रेजों के ऊपर फिर से मराठों ने क्या किया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो अब क्या हो रहा है, तो अब जिलेदार नियुक्त हो रहे हैं, राइट। तो इस प्रश्न को, इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब प्रश्न में पूछा है कि इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासकों को जिल्हेदार कहा जाता था। तो आप बताएंगे कि 1830 से 1854 तक का जो दौर था, 1830 से 1854 तक क्या हुआ था, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में फिर से मराठों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कब से कब तक, 1830 से लेकर के 1854 तक। तो यह जो टाइमिंग पीरियड है, इस टाइम पर जिलेदार नियुक्त होते थे। पुनः मराठा शासनकाल इस टाइम पर चलता था। बात क्या क्लियर? चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार के रूप में कृष्णराव अप्पा को नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार कौन थे, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा थे। बस ये दो ही पॉइंट आपको याद रखना है। जिलेदार से सिर्फ ये दोनों में से ही कोई एक प्रश्न पूछेगा, या तो पहला जिलेदार पूछेगा या अंतिम जिलेदार पूछेगा, ठीक। तो प्रथम जिलेदार कौन था, कृष्णराव अप्पा थे। कौन थे, कृष्णराव अप्पा थे। और अंतिम जिलेदार कौन थे बेटा, तो गोपाल राव अप्पा का नाम याद रखना। एक कृष्ण है, एक गोपाल है। हम कैसे बोलते हैं, हरे कृष्ण हरे गोपाला, ऐसे बोलते हैं ना। तो कृष्णा जो पहले आ रहा है वो पहले रहेगा, और गोपाला जो लास्ट में आ रहा है वो गोपाला लास्ट में रहेगा। क्लियर? छत्तीसगढ़ में जिलोदारों की नियुक्ति करता कौन था, तो आप बताएंगे रघुजी तृतीय। याद आ रहा है क्या रघुजी तृतीय को देख करके कुछ, हमने लास्ट क्लास में देखा था, रघुजी तृतीय अल्पायु थे। अल्पायु होने की वजह से ही इनको संरक्षक प्रदान करने के लिए अंग्रेज क्या कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ पर शासन कर रहे थे। अब ये रघुजी तृतीय क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। अब जब ये बड़े हो गए हैं तो ये अपना प्रशासन खुद से संभाल रहे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जिलेदारों की नियुक्ति की थी। तो जिलेदारों की नियुक्ति करने का श्रेय किसे जाता है बेटा, रघुजी तृतीय को जाता है। छत्तीसगढ़ में जिलेदार व्यवस्था का अंत कब हुआ था, मतलब फिर से ये पूछना चाह रहा है कि जो पुनः मराठा शासन आया ये अंत कब हुआ था। तो अभी हमने देखा 1830 से लेकर के 1854। 1854 तो आपको याद रखना ही रखना है। तो 1830 से लेकर के 1854 तक ये जो मराठों का शासन है वो चला, और तभी तक आपके जिलेदार चले। उसके बाद फिर पुनः अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, आधिपत्य स्थापित कर लिया था, राइट। चलिए, छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश उपायुक्त कौन थे जिन्होंने मराठा जिलेदार से प्रशासन संभाला। पूछना ये चाह रहा है कि जिलेदार व्यवस्था जब चालू हुई तो मराठा जिलेदार से प्रशासन संभालने वाले जो पहले ब्रिटिश उपायुक्त हैं वो कौन थे, तो आप बताएंगे चार्ल्स सी इलियट का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है बेटा, चार्ल्स सी इलियट। किनका नाम याद रखेंगे, चार्ल्स सी इलियट। रघु तृतीय के शासनकाल मतलब 1830 से 54 छत्तीसगढ़ में कौन से विद्रोह हुए थे, तो आप याद रखेंगे धमधा के गोड़ जमींदार का विद्रोह हुआ था, बड़गढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, और तारापुर का विद्रोह हुआ था। ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो धमधा याद रखेंगे, धमधा से गोड़ जमींदार का जो विद्रोह हुआ था, फिर बड़गढ़ याद रखेंगे और तारापुर याद रखेंगे। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर किसका शासन था, तो अंग्रेजों से ठीक पहले हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन था। छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था, औपचारिक बोल रहा है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से 1854 के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। खालिस्तान में जब नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया, तब रायपुर में इसके मुख्यालय के साथ एक डिप्टी कमिश्नर के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। कब की बात है ये, तो ये है 1854 की बात। देखो 1830 से 1854 तक मराठों का शासन चला है। उसके बाद फिर क्या हुआ,
जो नागपुर वाला हिस्सा है, जो मेन सेंटर था मराठों का, वहां अंग्रेजों ने क्या किया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब अंग्रेज शासन चलाएंगे, तो उसी टाइम पर 1854 में ही क्या किया गया, छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए सबसे पहले तो रायपुर को मुख्यालय बना ही दिया गया था। यहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया बेटा, और उस डिप्टी कमिश्नर को कब नियुक्त किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1854 में ही नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्याता के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा किया था। संयोजन का सिद्धांत बोल दो या हड़प नीति बोल दो, ये लॉर्ड डलहौजी की थी। क्लियर। अब हम बात करेंगे 1854 से सन 1900 के बीच क्या क्या चीजें हुई थी। तो ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जरूर से सेशन को लाइक कर देंगे बेटा। अब ध्यान देंगे कि 1854 से 1900 तक, देखो इसी बीच में 1857 की क्रांति भी आएगी, क्या उसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर पड़ा था या नहीं पड़ा था, इन सभी बातों को हम अभी चर्चा कर लेंगे। क्लियर। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, तो आप बताएंगे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था चालू किया था, तो अंग्रेजों ने तहसीलदारी व्यवस्था चालू की थी। अब पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने कौन सी व्यवस्था चालू की बेटा, तो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों ने तहसीलदारी व्यवस्था चालू की थी। याद रखना इस प्रश्न को। छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। अब इसमें सही गलत बताना है आपको। बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक भाग बनाया गया, जो कि बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता था, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ के समस्त जमींदारों को राज्य का दर्जा दिया गया था, यह गलत है। कुछ बिलासपुर के अंतर्गत आते थे, कुछ रायपुर के अंतर्गत आते थे, जिनको जमींदारियों का दर्जा दिया गया था, है ना, सभी को नहीं दिया गया था। तो याद रखना है आपको। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए, ब्रिटिश शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया था। ब्रिटिश शासक ने छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया, ये थोड़ा सा यूनिक से प्रश्न हो जाता है। देखो 1862 ये वही ईयर है बेटा जब मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ को मिलाया गया था। तो इसी वजह से प्रश्न भी यही पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया था, तो 1862 में ही छत्तीसगढ़ को कमिश्नरी घोषित किया गया था। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के प्रारंभ में कौन से जिले सम्मिलित थे। अब जब छत्तीसगढ़ शुरू अंग्रेजों के अधीन गया तो उस टाइम पर कौन कौन जिले सम्मिलित थे, तो आप बताएंगे रायपुर था, बिलासपुर था, संबलपुर था। जब मैं सीजी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी या आप जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ का ये वाला वीडियो डला हुआ है ज्योग्राफी में, जिसमें आपको पता चलेगा कि रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, या जब हमारा छत्तीसगढ़ बना तो सबसे पहले कितने जिले थे, इन सभी बातों पर चर्चा हुआ है। ठीक, तो शुरुआत में रायपुर था, बिलासपुर था और आपका संबलपुर था। इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के पश्चात किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था, तो जब यहाँ का छत्तीसगढ़ का जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया, फिर यहाँ डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए और डिप्टी कमिश्नर के रूप में चार्ल्स एलियट को नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया था, तो आप बताएंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजातियां अधिनियम बोल रहे हैं ना, तो जो जनजातियां अधिनियम है वो 1871 में पारित किया गया था। कैसे याद रखेंगे, एकदम सिंपल सा है। आप याद रख सकते हैं कि कितने प्रकार की जनजाति, तो 71 प्रकार की जनजातियों के लिए अधिनियम बनाया गया था। कितने प्रकार की जनजातियों के लिए बनाया गया था बेटा, 71 प्रकार की जनजातियों के लिए अधिनियम बनाया गया था। तो यहां से आप 1871 याद रख सकते हैं। 1854 से 1861 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई एवं उसके अधिकारी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज अपने हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं। तो जब अंग्रेज अपने हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं तो कौन कौन से अधिकारी को कौन कौन डिपार्टमेंट दिया गया है, इसकी बात हो रही है। तो आप बताएंगे जो दीवानी न्यायालय है, इस दीवानी न्यायालय का जो अधिकारी है वो विल्किंसन था। कौन था, विल्किंसन था। फौजदारी न्यायालय कौन संभालता था, तो एक कैप्टन कॉटन संभालते थे। दीवानी न्यायालय, देखो इसको ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, दीवानी न्यायालय विल्किंसन। अच्छे से ट्रिक बन रहे हैं ना, यहाँ पे मेरे को बताने की जरूरत है क्या, दीवानी न्यायालय और विल्किंसन। ठीक है, तो ये आप ट्रिक बना सकते हो, ये देखकर ही समझ आ गया अपने को कि दीवानी और विल्किंसन, दीवानों और किस का बहुत गहरा संबंध होता है ना। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। फौजदारी न्यायालयों की हम बात करें तो फौजदारी न्यायालय में याद रखेंगे कैप्टन कॉटन। ठीक है, फौजदारी मामले में कैसे याद रखना है, तो जो फौजी रहते हैं उनका ड्रेस किससे मिलकर बना होता है बेटा, तो जो फौजी होते हैं उनका ड्रेस कॉटन से मिलकर बना होता है, कॉटन कपड़े से बना होता है। ऐसे करके याद रखो। पुलिस अधीक्षक कौन था, कैप्टन रॉबर्ट था। पुलिस अधीक्षक के रूप में किसे बनाया गया था, रॉबर्ट को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, रॉबर्ट को बनाया गया था। अब देखो पोस्ट मास्टर कौन था, तो ये लेफ्टिनेंट स्मिथ थे। कौन थे, स्मिथ थे। देखो पोस्ट मास्टर को ना बहुत काम करना रहता है क्योंकि बहुत सारे लेटर्स आते हैं उनके पास, तो उसको ना एकदम स्मूथली उसको डील करना पड़ता है। ठीक है, तो यहीं से याद रखेंगे पोस्ट मास्टर स्मिथ। ठीक है, स्मूथली डील करना पड़ता है। लोक निर्माण की बात कर लें तो ये है रोड रिंग्स, नाम याद रहेगा, लोक निर्माण। तो रोड रिक्स का नाम याद रखना है, लोक
निर्माण, तो रोड रिक्स का नाम याद रखना है। अब देखो लोक निर्माण कब होगा, जब रोड का निर्माण होगा, एकदम ऑब्वियस सी बात है। हमारा राज्य उन्नति कब करेगा, लोक का निर्माण कब होगा, जब रोड का निर्माण होगा यार। तो यहाँ से रोड रिक्स आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा था प्रश्न में, ये समझो, यहाँ पर आपको क्या सही है और क्या गलत है ये पूछा जा रहा था। तो आप बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ चौथा सही है। कौन सा, तो पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ। देखो इतना सारा ट्रिक बनाने का कोई मतलब नहीं था, हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, प्रश्न में वापस आइए। 1854 से 1861 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई एवं उसके अधिकारी की बात हो रही है। कौन सा मैच कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था ना, तभी तो समझ आता। तो आप बताएंगे पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ क्या कर रहे हैं, इसमें से मिलते जुलते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपके, किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, 1854 अपने को याद है ना। नागपुर में अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में किन ताहूतदारियों का निर्माण किया गया था। आप बताएंगे 1854 के बाद छत्तीसगढ़ में 3 ताहूतदारी बने थे बेटा 1854 के बाद छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 1854 के बाद ही छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के कंट्रोल में गया था। तो 3 ताहूत का निर्माण हुआ था। कहाँ कहाँ, तो एक सिहावा में हुआ था, एक खल्लारी में हुआ था, एक संजारी में हुआ था। साथ में बोलिए कितने ताहूतदारी का निर्माण हुआ है, तो एक सिहावा, एक संजारी, एक खल्लाड़ी, एक सिहावा, एक संजारी, एक खल्लारी। ठीक, इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ हुए थे, 1855 से। देखो 1854 में इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, 1855 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के प्रारंभ हो गए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब से चालू हुए हैं, 1855 से चालू हुए हैं। ये ताहूतदारी का नाम स्पेशली आपको याद रखना है, सिहावा, खल्लारी, संजारी, सिहावा, खल्लारी, संजारी। चलिए, भू राजस्व के लिए यहाँ पर क्या बताना है, कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, प्रश्न में भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त किया गया था, जो कि सही है। न्यायालय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने पूरा प्रशासन का ही रूप रंग बदल दिया था। नई पुलिस व्यवस्था भी उन्होंने किया, जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार भी उन्होंने किए। तो ये चारों काम उन्होंने किया था जब अंग्रेज जो है छत्तीसगढ़ पर कब्जा कर लिए। सिंचाई के व्यापक प्रबंध, बस ये काम इन्होंने नहीं किया था। ठीक, आगे देखिए, यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ में किस वर्ष आए थे। तो यूरोपीय यात्री जो ब्लंट है वो छत्तीसगढ़ 1795 में आए थे। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, तो देखो जब ब्लंट आया था तभी भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। भोपालपट्टनम का संघर्ष कब हुआ था बेटा, 1795 में हुआ था। और किसके टाइम पर हुआ था, तो विट्ठल आपको याद रखना है। ठीक, ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था। बरकंदाज का मतलब होता था सिपाही, जो सिपाही होते थे उसे ही बरकंदाज कहा जाता था। याद रखना इस प्रश्न को, बरकंदाज का क्या मतलब होता है, सिपाही होता है। विलय के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्न सुधार किए गए। क्या क्या सुधार किया गया था, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो दीवानी एवं फौजदारी मामलों की व्यवस्था की गई थी यहाँ अलग अलग, बिल्कुल। प्रत्येक जिला में जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया था। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण, एक छोटा सा रूम ले लिए थे जहाँ केंद्रीय जेल का निर्माण किया गया था। रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर की भी स्थापना की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना। ये कब हुआ है, जब छत्तीसगढ़ पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया तब हुआ था। इस राज्य में ईसाई धर्म के प्रचारक फादर लोर किस सन में आए थे, तो जो फादर लोर है ये 1868 में आए थे। कब आए थे बेटा, 1868 में आए थे। कब आए थे, 68 में आए थे। कब आए थे, 68 में आए थे। कैसे याद रखना है, तो जो ईसाई धर्म के प्रचारक है फादर लोर, जब यहाँ आए ना तो अपनी बात पर अड़ गए थे। कैसे अड़ गए थे, कि मुझे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करना है, तो अड़ से आपको 68 याद रखना है। ठीक, जब फादर लोर यहाँ आए ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए तो अपने बात पर बिल्कुल अड़ गए थे। अड़ से आपको 68 याद रखना है। ठीक, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह और उनके नेता के नाम ध्यान देंगे। सोना खान का जो विद्रोह हुआ था तो ये तो आप सबको पता होगा, नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, है ना। उदयपुर में जो विद्रोह हुआ था बेटा, इसमें आप याद रखेंगे कल्याण साय का नाम। किसका नाम याद रखना है, उदयपुर से कल्याण साय का नाम याद रखना है। संबलपुर से सुरेंद्र, देखो स मिला दो, संबलपुर से सुरेंद्र साय। रायपुर का सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह, याद हो गया क्या आपने को। सोना खान से नारायण सिंह। उदयपुर के विद्रोह से कौन संबंधित है, तो उदयपुर के विद्रोह से आपके कल्याण साय संबंधित है। कौन संबंधित है, कल्याण साय संबंधित है। संबलपुर के विद्रोह से कौन संबंधित है, तो स से संबलपुर और स से सुरेंद्र साय। ठीक, रायपुर का सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में 1857 में विलय के नायक और उसका क्षेत्र आपको बताना है। कौन सा गलत है आप ये बताइएगा। तो आपको अभी मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जो नारायण सिंह है वो सोना खान का नेतृत्व कर रहे थे, कल्याण सिंह आपके उदयपुर का कर रहे थे, स से सुरेंद्र, स से संबलपुर हमने याद रखा। बलराम सिंह बस्तर का, ये गलत हो जाएगा आपका। हनुमान सिंह रायपुर का कर रहे थे, ये बिल्कुल आपका सही है। इस राज्य के किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार
जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया था। देखो हुआ क्या, एक्चुअली जो सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह, उन्होंने क्या किया था, एक बनिया का दुकान को पूरा लूट लिया था। और बनिया के दुकान को लूटने के बाद वो क्या किया था, गांव के लोगों में बांट दिया था। अनाज की कमी हो गई थी, अकाल पड़ा हुआ था, तो उसके बाद फिर वो भाग गया, उसको ढूंढ रहे थे अंग्रेज। तो वीर नारायण सिंह को ढूंढने में एक और जमींदार था जिन्होंने अंग्रेजों का मदद किया। तो वो जमींदार कौन था ये पूछना चाह रहा है। तो वो देवरी के जमींदार हैं। जो देवरी के जमींदार है ना बेटा, वो वीर नारायण सिंह के रिलेटिव भी थे ना, रिश्तेदारी में भी आते थे। फिर भी उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की मदद की थी। तो याद रखना है आपको, वो जमींदार कौन था बेटा, तो देवरी के जमींदार थे। 1857 के विद्रोह के द्वारा सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो मैंने अभी बताया ना, एक तो देवरी के जमींदार हैं और एक दूसरा भटगांव, आपको याद रखना है। दो जगह आपको याद रखना है। ये दो जगह के जो जमींदार हैं उन्होंने अंग्रेजों का मदद किया था वीर नारायण सिंह को ढूंढने में। ठीक, तो एक देवरी तो आपको याद रखना ही है, देवरी के साथ साथ आपको भटगांव भी याद रखना है। तो देवरी के साथ साथ क्या याद रखना है, देवरी के साथ साथ आपको भटगांव भी याद रखना है। चीजें यहाँ तक हमारी क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। किस जमींदार ने इस राज्य का प्रथम शहीद नारायण सिंह से संबंधित था? वो कौन सा जमींदार था, कहाँ का जमींदार था? तो वीर नारायण सिंह की ही बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। और वो सोना खान का जमींदार था, हम जानते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था? कौन सा नेता था भाई 1857 की क्रांति से संबंधित? तो वीर नारायण सिंह का नाम आप सबको याद है। सोना खान विद्रोह किस जिले से संबंधित है? सोना खान आपके बलौदा बाजार में पड़ता है। ठीक, सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था? पहली बार, क्योंकि वो जेल से भाग गए थे ना। तो आपको बताना है कि सोना खान के जो नारायण सिंह हैं, इनको सबसे पहले 1856 में गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर आप याद रखेंगे, अक्टूबर 1856 में गिरफ्तार किया गया था। 1857 में देखो हमारी क्रांति हुई थी, जस्ट 1856 में, वो भी 2 महीना पहले, सिर्फ नवंबर दिसंबर बचा हुआ था, 2 महीना पहले ही क्या किया गया था, वीर नारायण सिंह को अरेस्ट किया गया था। ऐसे करके आप याद रखिए। तो अक्टूबर 1856 याद रखना है। 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? यह प्रश्न आया हुआ एग्जाम में बेटा, आपको याद रखना है। जिस टाइम पर 1857 की क्रांति हुई, उस टाइम पर हमारे रायपुर में चार्ल्स एलियट डिप्टी कमिश्नर के पद पर बने हुए थे। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के जो शहीद वीर नारायण सिंह हैं, इनको 10 दिसंबर, ठीक है, 1857 को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था बेटा? 10 दिसंबर, याद रखेंगे। 10 दिसंबर 1857 को क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। 1857 के सिपाही विद्रोह या भारत की आजादी के प्रथम युद्ध में समकालीन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर नारायण सिंह ने किया था। छत्तीसगढ़ का तो नेतृत्व वीर नारायण सिंह ने ही किया ना, इसीलिए तो 10 दिसंबर को उनको फांसी हुई थी। छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को किसने पराजित किया था? मतलब फाइनली उसको ढूंढ करके कौन निकाले थे? तो याद रखेंगे, वीर नारायण सिंह से संबंधित है आपके स्मिथ, लेफ्टिनेंट स्मिथ का नाम आपको याद रखना है। किस वर्ष में इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था? अब देखो वीर नारायण सिंह खत्म, अब यहाँ पर से हनुमान सिंह की बात आ रही है। तो आप बताएंगे 1858 ईस्वी में कौन सा वर्ष था जिसमें हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था? तो आपको याद रखना है 1858, याद रहेगा 1858। इस राज्य के सैनिक विद्रोह 1857-58 के नेता हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना तुम लोग, है ना। देखो जो आपके वीर नारायण सिंह से संबंधित हैं ये लेफ्टिनेंट स्मिथ थे, जबकि जो आपके हनुमान सिंह से संबंधित हैं वो सिडवेल हैं। कौन है बेटा? सिडवेल हैं। नाम याद रहेगा क्या आपने को? चलिए तो याद रखना है, हनुमान सिंह से संबंधित आपके सिडवेल हैं, जबकि वीर नारायण सिंह वाला कौन है? स्मिथ है। कैसे याद रखोगे? तो वीर नारायण सिंह भाई स्मूथ थे। कैसे थे? स्मूथ पर्सन थे, बहुत ही स्मूथ पर्सन थे। ऐसे करके आपको स्मिथ याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो आप सबको याद होगा, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह, देखो यहाँ पर 1858 की बात हो रही है और 1857 अलग चीज है। 1857 में वीर नारायण सिंह का नाम याद रखना है, जबकि 1858 में आपको हनुमान सिंह का नाम याद रखना है। तो पूछा यह जा रहा है कि 1858 में रायपुर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? तो हनुमान सिंह थे। छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह को 17 साथियों को किस तिथि को फांसी दी गई थी? देखो एक्चुअली में हुआ क्या, हनुमान सिंह ने जब युद्ध की शुरुआत की तो उनका साथ 17 सिपाहियों ने दिया था। अब जब पकड़ाने की बारी आई तो हनुमान सिंह बचकर भाग गया, लेकिन उसके जो 17 साथी हैं वो पकड़ा गए और उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो पूछा ये जा रहा है कि जो 17 साथी हैं उनको कौन सी तिथि को फांसी की सजा दी गई थी? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1885 का डेट। क्या याद रखना है बेटा?
85 नहीं होगा जी, 1858 होगा, 85 नहीं होगा, 1858 का डेट होना चाहिए। इसको एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, है ना, देख करके, क्योंकि देखो 22 जनवरी 1858 को ही क्या किया गया था, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक, तो 85 तो मुझे गलत लग रहा है, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर होगा, आप एक बार करेक्शन कर लेंगे। 22 जनवरी का डेट आपको याद रखना है 1858। अब देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक म्यूटिनी हुई थी, वो कौन सी रेजिमेंट से संबंधित था? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक म्यूटिनी, मतलब यहाँ पर हनुमान सिंह की बात हो रही है। तो जो हनुमान सिंह है वो कौन से रेजिमेंट से संबंधित है? तो आपको बताना है बेटा, वो बटालियन के 3रे रेजिमेंट से संबंधित थे, है ना। तो 3री भारतीय रेजिमेंट आपको याद रखना है। अच्छा, इनके 17 साथियों को कब फांसी दी गई थी? तो 22 जनवरी 1858 याद रखना है। कब का डेट बोल रही हूँ? 22 जनवरी, साथ में बोलो, 17 को साथ साथ दिया गया था, तो 22 जनवरी आपको याद रखना है। 17 साथियों को साथ साथ दिया गया था, तो यहां से आपको 22 जनवरी याद रखना है। किसे रायपुर के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद होगा वीरनारायण सिंह को ही क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? रायपुर के विद्रोह की बात हो रही ना, तो रायपुर के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो ये तो हनुमान सिंह को कहा जाता है, वीरनारायण सिंह मतलब गलत टाइप है यहाँ पर फिर से, तो आपको करेक्शन कर लेना है, क्योंकि मंगल पांडे का जो खिताब है वो वीरनारायण सिंह को नहीं मिला था भाई, वो प्रथम शहीद के नाम से जाने जाते हैं। मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है और रायपुर से उन्होंने ही नेतृत्व किया था। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ का अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद कौन थे? अब यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन, वीरनारायण सिंह के बारे में पूछा जाता है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, के प्रथम जो शहीद हैं वो वीरनारायण सिंह थे, लेकिन अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के जो शहीद हैं वो सुरेंद्र शाह को कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर? तो छत्तीसगढ़ का अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद कौन थे बेटा? सुरेंद्र शाह थे। उदयपुर जागीर के नरेश शिवराज सिंह ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? तो उदयपुर की बात आ रही है, तो उदयपुर के जो राजा हैं, है ना, नरेश शिवराज जमींदार थे ये, उनको किसने विद्रोह के लिए उकसाया था? तो सुरेंद्र शाह ने ही उकसाया था, यह भी आप याद रखेंगे। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो आप बताएंगे ताना भगत आंदोलन जो जतरा उराव है उन्होंने 1914 में चालू किया था। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो ताना भगत आंदोलन है ये जतरा उराव ने शुरू किया था। किसने किया था बेटा? जतरा उराव ने। और कब किया था? 1914 में किया था। कब किया था बेटा? 1914 में किया था। कब किया था? 1914 में किया था। तो यहाँ तक चीजें हमारी क्या क्लियर? तो ताना भगत आंदोलन की बात हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर। तो ताना भगत आंदोलन, जतरा उराव का नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 1900 से 1915 तक क्या हुआ था। बिल्कुल हम स्वतंत्रता प्राप्ति के करीब है ना। देखिए छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र और स्थान का नाम, कि कौन कौन से समाचार पत्र है, कहाँ कहाँ से निकलता था। सबसे पहला वाला ही पॉइंट है जो आपका छत्तीसगढ़ मित्र, ये इतने बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ मित्र ये पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था बच्चे? पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था? पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था। बुद्धि प्रकाश सभा की अगर हम बात करें तो ब से बुद्धि, ब से बिलासपुर, ऐसे करके आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ मित्र ये पेंड्रा से क्या हुआ था? प्रसारित हुआ था, या फिर यहीं से ये निकला हुआ था, है ना। तो आपको याद रखना है बुद्धि प्रकाश सभा, तो ब से बुद्धि और ब से बिलासपुर याद रखना है। सरस्वती पुस्तकालय ये राजनांदगांव, आपको याद रखना है ना। आनंद, कैसे याद रखोगे सरस्वती पुस्तकालय को? तो जिसके पास सरस्वती वो तो अपने आप में राजा है जी, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। जिसके पास सरस्वती है उसके पास वो तो अपने आप में राजा है, तो राजनांदगांव आप याद रख सकते हैं। आनंद समाज पुस्तकालय की बात हो तो रायपुर आपको याद रखना है। यहीं पर गांधी जी ने ब्राह्मणों को क्या किया था? ब्राह्मण जो महिलाएं हैं उनको बुलाया था, किस लिए? संदेश देने के लिए आवाहित किया था। ठीक, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर? छत्तीसगढ़ में घटित घटनाओं की बात कर लेते हैं, और कौन कौन से ईयर को हुआ ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंद केसरी समाचार पत्र के प्रकाशन की, तो जो हिंद केसरी समाचार पत्र है ये 1908 में प्रकाशित हुआ था। 1908 याद रखना है। हिंद केसरी समाचार पत्र में साथ बोलो, हिंद केसरी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो हिंद केसरी समाचार पत्र ये 1908 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र 1900 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। छत्तीसगढ़ मित्र ये समाचार पत्र है, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो पेंड्रा रोड लोरमी से हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। सरस्वती पुस्तकालय की बात आएगी तो आप बताएंगे कि जो सरस्वती पुस्तकालय है ये राजनांदगांव में है और सन 1909 में ये प्रकाशित हुआ था। वहीं हिंद केसरी समाचार पत्र का भी टाइमिंग पीरियड आपको याद रखना है। हिंद केसरी समाचार पत्र ये आपके 1908 में प्रकाशित हुआ था।
प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में जो आयोजन हुआ था, कांग्रेस समिति जो बुलाई गई थी, ठीक है, कौन से नंबर की थी ये? तृतीय सत्र का जो आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। ये कब हुआ था बेटा? 1907 में। तो यहीं से हमारी कहानी चालू हो रही है। 1907 में पहले आयोजन हुआ, फिर 1908 में क्या हुआ था? हिंद केसरी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। हिंद केसरी समाचार पत्र याद रखेंगे। 1900 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ और 1909 में पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। ठीक, ऐसे लिंक करके आपको चीजों को याद रखना है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। सन 1807 से लेकर के 1900 के बीच कौन कौन सी संस्थाएं गठित की गई थी? तो मालिनी रीडिंग क्लब का नाम याद रखेंगे, कवि समाज याद रखना है, बाल समाज का नाम याद रखना है। 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में कौन सा संगठन स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर रायपुर जिले क्लियर बोल दिया है ना कि 1870 से 1900 तक कहाँ पर बोल रहे हैं बेटा? रायपुर जिले में कौन सा संगठन स्थापित हुआ था? तो आप बताएंगे, एक तो आपका लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन हो गया, ये रायपुर में है ना। मालिनी रीडिंग क्लब भी कहाँ है? रायपुर में। हेमा मालिनी कहाँ रहती है? जी रायपुर में रहती है, ऐसे करके याद रखो। छत्तीसगढ़ बाल समाज, ये भी आपके रायपुर में है, और कवि समाज, इसकी भी स्थापना रायपुर में ही की गई है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारण था। यहाँ पर सही गलत आपको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट ही बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास के कारण था, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रही है इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चालू ने किया था। तो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। कब की बात हो रही बेटा? नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी बात हो रही है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका अध्यक्षता मद्रास के एक वकील है जिसका नाम है आनंद चालू, उन्होंने ही किया था। ठीक, तो पहला और तीसरा आपका सही है। छत्तीसगढ़ का सामाजिक राजनीतिक संगठन व्यक्ति सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन सा सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सीधा मैं आंसर ले चलूँ आप लोग को, तो केवल पांचवा सही है। क्या है पांचवा? देखो, समित्र मंडल राजिम 1906, ये किसने बनाया था? तो ये आपके सुंदरलाल शर्मा ने बनाया था। आपको याद होगा कि जैसे गांधी जी अछूतों का उद्धार करते थे, वैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा भी अछूतों का उद्धार करते थे। इन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर, राम मंदिर वहीं पर पास में, वहाँ बहुत सारे लोगों को क्या किया था? प्रवेश दिलवाया था। तो यह भी आपको याद रखना है। तो समित्र मंडल राजिम, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। 1906 के किस प्रयासों के कारण रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई थी? किसके प्रयास से? तो आप बताएंगे सन 1906 में क्या हुआ था? जो आपके सीएम ठक्कर हैं, सीएम ठक्कर के प्रयासों से रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो किनके प्रयासों से सन 1906 में रायपुर में कांग्रेस शाखा की स्थापना की गई थी? तो सीएम ठक्कर के प्रयासों से। किसके प्रयासों से बेटा? सीएम ठक्कर के प्रयासों से। सूरत कांग्रेस 1907 में हुआ था, ये प्रश्न याद रखना ना। सन 1906 में किनके प्रयासों से रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई थी? तो आप बताएंगे सीएम ठक्कर के प्रयासों से। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1907 की बात आ जाए तो आप आंख बंद करके सुंदरलाल शर्मा याद करना, ठीक है। स से सूरत और स से सुंदर, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो सूरत कांग्रेस 1907 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता या उसका प्रतिनिधित्व सुंदरलाल शर्मा ने किया था। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? तो ये रायपुर अधिवेशन ही था आपका, जहां पर जो 1907 में हुआ था। सन 1907 में जो रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, यहीं पर फूट के लक्षण दिखाई दिए थे। जो थोड़ा बहुत विचार में मतभेद है ये इसी में देखने के लिए मिला था। तो इसलिए जो सूरत का अधिवेशन है, 1907 का जो अधिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक, तो 1907 का जो अधिवेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी में नरम और गर्म पंथियों के बीच फूट के लक्षण हमको देखने के लिए मिले थे। 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था। बहुत सही है ये, और आपको याद रखना है कि 20 जून 1915 को क्या हुआ था? तो 20 जून 1915 को जो रायपुर का टाउन हॉल है वहाँ पर छत्तीसगढ़ के लगभग 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था। कितने माल गुजारों का? 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की थी, जो कि गलत है। सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था, ये भी आपका गलत है। ठीक, तो 20 जून 1915 को क्या हुआ था? रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था, जो आपको याद रखना है। सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था, गलत। मध्य प्रांत की विधानसभा में, मध्य प्रांत की जो विधानसभा है 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य कौन है?
तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। बोलना क्या चाह रहे हैं सुनो ध्यान से। मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर और छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य कौन था? तो नथमल मुनीम का नाम आपको याद रखना है। किसका नाम याद रखना है बेटा? नथमल मुनीम। क्या थे ये? तो मध्य प्रांत की विधानसभा में ये चुने गए थे, ठीक, प्रथम सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ से। तो कौन है ये थे आपके नथमल मुनीम। कौन थे ये? नथमल मुनीम का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे देखिए। अगला है आपका घटना एवं वर्ष को सुमेलित करना है। कौन कौन सी घटना है और इसको कैसे सुमेलित करेंगे आप? तो ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय किया गया था। प्रश्न आपके सामने है बिल्कुल, और एकदम सही सही सुमेलित है। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर जो रेलवे है इसमें विलय कब किया गया था बेटा? तो ये किया गया था आपके 1887 में। रुद्री नहर का निर्माण कब हुआ था? तो याद है ना आपको, कंडेल नहर सत्याग्रह। तो रुद्री नहर की बात हो रही है यहाँ पर। रुद्री नहर का जो निर्माण है ये 1912 में हुआ था, ठीक, याद रखना है आपको। 1912 में क्या हुआ था? रुद्री नहर का निर्माण किया गया था। रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। देखो, रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन में विलय की अगर बात करें तो आप बताएंगे 1887 में हुआ था। वहीं रुद्री नहर के निर्माण की अगर बात करते हैं तो आप बताएंगे 1912 में हुआ था। रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना की अगर बात की जाती है तो आपको बताना है रायपुर में जो सेंट पॉल स्कूल है इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। कब हुआ था बच्चे? 1993 में किया गया था। रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ की अगर हम बात कर लें तो रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का जो प्रारंभ है वो 1938 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1938 में हुआ था। कौन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नरमपंथी के नेता थे? तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नरमपंथी के नेता कौन थे? तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नरमपंथी के जो नेता हैं वो रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है। छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला जो पहला अखबार है वो छत्तीसगढ़ मित्र था। सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। और किया किसने था बेटा? तो इसको प्रकाशित करने का जो श्रेय है वो माधवराव सप्रे को जाता है और पंडित रामराव चिंचोलकर को जाता है। दोनों का नाम आपको याद रखना है। माधवराव सप्रे किस लिए? छत्तीसगढ़ मित्र के लिए। और साथ में आपको चिचोलकर का नाम याद रखना है। माधवराव सप्रे और चिचोलकर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने छत्तीसगढ़ प्रकाशित किया था। छत्तीसगढ़ मित्र नामक जो समाचार पत्र है वो छत्तीसगढ़ में प्रकाशित किया था। इसी के साथ आगे बात करते हैं होम रूल आंदोलन की। होम रूल आंदोलन के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में सन 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई थी। कौन कौन सी शाखा खोली गई थी? अच्छा, 1917 में खोला गया था क्या? तो यह पॉइंट तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि होम रूल आंदोलन कब आया था या कब शाखा खोला गया था आप लोग को कमेंट करके जरूर से बताना है। पूछा क्या जा रहा है, इस संगठन की सदस्य संख्या कितनी थी? तो जो होम रूल आंदोलन है, इस आंदोलन के लिए इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी, जो कि क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन ही सक्रिय था। लोकमान्य तिलक की बात हो रही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बताओ इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो यहाँ पर पहला सही और तीसरा गलत लिया गया है, ठीक। छत्तीसगढ़ में सन 1917 में बोल रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। सन 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई थी, जो कि गलत हो जाएगा आपका। जी नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1917 ही वो ईयर है जहाँ पर होम रूल की शाखा खोली गई थी। किसकी? होम रूल की शाखा खोली गई थी, आपको याद रखना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन ही सक्रिय रहा। सन 1918 में छत्तीसगढ़ में किस स्थान में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था? क्या बोला जा रहा है? सन 1918 में पूछा जा रहा है, सन 1918 में किस स्थान में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो सन 1918 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्या किया गया था? होम रूल शाखा की स्थापना की गई थी। होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ के किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था बेटा? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने, ई राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्त, इन्होंने क्या किया था? होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1917 में इस राज्य के रायपुर में किसने
होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की थी। तो अब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था, क्योंकि रायपुर में स्थापित हो रहा है, मतलब आपको आंसर याद रखना पड़ेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, सर रविशंकर शुक्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ में किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया था, तो रविशंकर शुक्ल तो है ही है, ये राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्ता, तीनों का नाम आपको याद रखना है। रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्ता में साथ बोलो, रविशंकर शुक्ल, घनश्याम राव और ई राघवेंद्र राव। रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्ता, ये 3 लोग हैं। 1917 में इस राज्य के रायपुर में किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की थी, तो यहाँ रायपुर की अगर बात हो तो आपको बताना है किसका नाम, रविशंकर शुक्ल का नाम। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम हॉलैंड का इतिहास है। हॉलैंड का स्थल किसने लिखा था, तो ये ठाकुर छेदीलाल ने लिखा था। इसको मैंने ट्रिक से आप लोग को याद भी करवाया हुआ है प्रश्न में, क्योंकि पूछ देता है ना कि हॉलैंड के इतिहास ये किसने लिखा था, तो हॉलैंड को हमने रिलेट किया था होल से, और होल मतलब होता है छेद, ऐसे करके आप ठाकुर छेदीलाल याद कर सकते थे। ठीक, अब हम बात करेंगे कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से सेशन को लाइक करेंगे बेटे, और बताएंगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ सकूँ। चलिए हम बात कर रहे हैं कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में। किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था, तो नहर के उपयोग पर जुर्माना के लिए। मतलब उन्होंने नहर का उपयोग किया ही नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी क्या बोला कि तुम लोगों ने ही नहर का पानी चुराया है, और उन पर जबरदस्ती का क्या कर दिया गया, इल्जाम लगा दिया गया था। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था के जो नेता हैं वो कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और छोटे लाल श्रीवास्तव। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। कंडेल नहर सत्याग्रह में तीनों का नाम याद रखना है, एक तो छोटे लाल श्रीवास्तव या फिर छोटे लाल ही श्रीवास्तव कहा जाता है, नारायण राव मेघावले और छेदीलाल शर्मा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह में कौन कौन है, तो सबसे पहले पंडित है ना, मैं थोड़ा गलत बोल डाली थी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम याद रखेंगे आप, नारायण राव मेघावले और छोटे लाल श्रीवास्तव में साथ में बोलो, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे ही थे, है ना। इसके अलावा नारायण राव मेघावले का नाम याद रखेंगे और छोटे लाल श्रीवास्तव का नाम आपको याद रखना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और छोटे लाल श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था, मतलब जिस टाइम पर ये कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था उस टाइम और कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन इस टाइम पर चल रहा था। सन 1920-22 की बात हो रही है क्योंकि, है ना, और इस टाइम पर असहयोग आंदोलन चल रहा था। निम्नलिखित में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो कंडेल नहर सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ऑप्शन के हिसाब से आपको लेना है, क्योंकि 3 लोगों का नाम मैंने याद करवाया आपको, एक तो सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और आपके नारायण राव मेघावले। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आपको टिक करके आना है। कंडेल गांव सत्याग्रह का संबंध छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से, पूछना ये चाह रहा है कि कंडेल गांव पड़ता किधर है, तो ये आपके धमतरी में पड़ता है बेटा। निम्नलिखित में से कौन है 1920 में कंडेल सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो इसमें बैरिस्टर छेदीलाल संबंधित नहीं था, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन के हिसाब से इसका भी आंसर आपको लेना है। इस राज्य के किस स्थान में लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था, कौन से स्थान पर किया था, तो आप बताएंगे 1920 में जो पहला सत्याग्रह हुआ वो कंडेल गांव में हुआ था, जिसको आप कंडेल नहर सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा बीएनसी मिल के बारे में बात कर लेते हैं। राजनांदगांव में जो हुआ था, किसने 1920 में, देखो 1920 में ही कंडेल नहर कांड भी हुआ था, 1920 में ही आपका बीएनसी मिल वाला कांड भी हुआ था। ठीक, तो याद रखना है, आप लिंक करो चीज़ों को। किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था। देखो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर 3 बार मजदूर आंदोलन हुआ है और तीनों बार एक ही आदमी ने नेतृत्व किया है, तो ये हुआ है आपके राजनांदगांव में, बीएनसी मिल में हुआ था, और नेतृत्व करता है आपके कौन, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। नाम याद रहेगा क्या, तो जब अभी मजदूरों की बात आए तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह का नाम आपको याद रखना है, प्यारे थे ना, इससे सबकी मदद करते थे। ठीक, आगे है 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल कितने दिनों तक चली थी, आपको यह प्रश्न तो अच्छे से याद रखना है। जो ये बीएनसी मिल चला था, श्रमिक का हड़ताल जो चला था, ये 36 दिनों के लिए चला था। कितने दिन, 36 दिन के लिए। कहते हैं ना कि जब श्रमिक आपस में लड़ाई होते हैं तो क्या बोलते हैं, तेरा 36 का 36 दांत तोड़ दूंगा, तो वहीं से आपको याद रखना है 36 दिन तक ये चला था। नेक्स्ट है, किस वर्ष इस राज्य में राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूरों का तृतीय आंदोलन हुआ था, कब हुआ था ये पूछना चाह रहे हैं बेटा। तो जो तीसरी बार राजनांदगांव में मजदूर आंदोलन हुआ वो आपके 1937 में हुआ था। तीसरा वाला कब हुआ था, 1937 में हुआ था। तो तीसरा वाला मजदूर आंदोलन कब हुआ था बच्चे, 1937 में। कैसे याद रखेंगे, तो 40 में से 3 कम कर दो, आप 37 में पहुंच जाओगे। तो तीसरा आंदोलन की बात आ रही है तो आप बताएंगे तीसरा आंदोलन कब हुआ था, तीसरा मजदूर आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1937 में, ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए, महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा से थोड़ा सा प्रश्न बनता है, ध्यान देंगे। महात्मा गांधी का प्रथम बार और कब किसके साथ
आए थे, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी सबसे पहली बार सन 1920 में, महीना था सितंबर का, ठीक है। तो सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के साथ रायपुर आए थे। यह प्रश्न थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा बेटा क्योंकि देखो महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ पहली बार आए थे और किसके साथ आए थे, तो आप बताएंगे सन 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए आए थे, लेकिन वो सुंदरलाल शर्मा जी के साथ नहीं आए थे। सुंदरलाल शर्मा जी हालांकि उनको लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए जरूर गए हुए थे, लेकिन उनको आमंत्रित करके वो आ गए थे। उस टाइम पर गांधी जी व्यस्त थे, उन्होंने कहा जैसे ही फ्री होता हूँ मैं जरूर से आपके साथ छत्तीसगढ़ आता हूँ, ठीक। तो आपको याद रखना है पहली बार जो गांधी जी हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ कब आए थे, तो सन 1920 में, जिस टाइम पर आपका कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था उस टाइम पर वो यहाँ आए हुए थे। महात्मा गांधी जी ने छत्तीसगढ़ आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो मैंने बताया ना, असहयोग आंदोलन के लोगों का समर्थन प्राप्त करना। किस कारण से आए थे वो यहाँ पर, तो क्योंकि उस टाइम पर असहयोग आंदोलन चालू हो गया था। अब गांधी जी सभी से सहयोग चाहते थे, इसलिए वो कंडेल नहर सत्याग्रह में आए थे। तीसरा है गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन था, तो आप यह प्रश्न आपका है, जो मैंने शुरू प्रश्न बोला था ना, प्रथम प्रवास का मतलब होता है कि गांधी जी जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए तब वो किसके साथ आए थे। तो याद रखना गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ शौक से आए थे, तो यहाँ से आपको शौकत अली याद रखना है। किसके कहने पर आए थे, तब आप बताएंगे सुंदरलाल शर्मा के, लेकिन उनके साथ में नहीं आए थे, वो बोले और आ गए वापस। गांधी जी कुछ समय बाद आए थे ना, और शौकत अली के साथ आए थे, मतलब शौक से आए थे, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर के किस स्थान पर महिलाओं को सभा को संबोधित किया था, तो आप बताएंगे आनंद समाज वाचनालय के समीप। रायपुर में आनंद समाज जो वाचनालय है वहीं पर ब्राह्मण महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे, तो एक तो ये 1920 में आए थे कंडेल नहर सत्याग्रह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक ये 1933 में आए थे, ठीक। तो सन 1920 में आए और सन 1933 में आए थे। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्रा की थी, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में 2 बार आए थे। तो इस प्रकार से चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन के साथ छत्तीसगढ़ की विभिन्न घटनाएं घटी हुई हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहले कांग्रेस नेताओं द्वारा विधान परिषद की उम्मीदवार की वापसी। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है असहयोग आंदोलन के समय क्या क्या घटनाएं घटी थी। इसमें सही गलत नहीं चुनना, ये चारों आपके सही हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन के टाइम पर घटनाएं कौन कौन सी घटी थी। तो असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं घटी थी, जैसे कांग्रेस नेताओं द्वारा विधान परिषद की उम्मीदवारी की वापसी कर लेना। जो कांग्रेस नेता है विधान परिषद की जो भी उम्मीदवारी थी उसको वापस करवा देते हैं। शराब की दुकान के बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी किया गया। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। नगरीय निकास विभाग की स्थापना हुई थी। तो यह पॉइंट भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दिया गया था, याद रखना है लोकप्रिय की जो उपाधि है वो वामन राव लाखे को मिला था। किसको मिला था बच्चा, वामन राव लाखे को मिला था। तो इस प्रकार से चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे, देखिए किधर गया, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारी के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। जिस टाइम पर असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम पर छत्तीसगढ़ के कौन से नगर में नगर पालिका के कर्मचारी के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, तो बिलासपुर था। वहाँ पर क्या हुआ था ना, जितने भी नगर पालिका हैं उनके कर्मचारियों को खादी पहनना प्रॉपर कर दिया गया था कि आपको खादी पहनकर ही साफ सफाई करने आना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहाँ किया गया था, तो ये बिलासपुर में किया गया था, ठीक है। तो बिलासपुर में आप लोग को प्रॉपर ड्रेस में अपना रहना है। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन को चुनना है। चलो बताओ, तो सही कथन ऑप्शन के हिसाब से आपको लेना है, बाकी सही क्या है आप सबको पता है कि गांधी जी इस राज्य में पहली बार इसी टाइम पर आए थे, आपके असहयोग आंदोलन के टाइम पर आए थे। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान कर्मवीर पत्रिका के लिए कौन सा पदार्थ गिरफ्तार हुए हैं, तो आप बताएंगे कर्मवीर पत्रिका। ये किससे संबंधित है बेटा, माखनलाल चतुर्वेदी से। कर्मवीर पत्रिका जहां भी नाम है, बहुत बार रटवा चुकी हूँ तुम लोग को मैं ये प्रश्न को। कर्मवीर पत्रिका की जब भी बात आए आपको क्या बताना है कि कर्मवीर पत्रिका आपके माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन जिस टाइम पर चल रहा था उसी टाइम पर रायपुर में क्या किया गया, एक महाविद्यालय की राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। कौन कौन सा राष्ट्रीय विद्यालय है, तो ये है आपके माधवराव सप्रे राष्ट्रीय विद्यालय की हम बात कर रहे हैं ना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित व्यक्तियों ने योगदान दिया था। तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में किसने किसने योगदान दिया था, तो बताएंगे माधवराव सप्रे ने दिया था, बलदेव प्रसाद मिश्र ने दिया था, एन.डी. दानी ने दिया था। ये 3 मेन हैं जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया था। बिलासपुर में दिए गए अन्य
अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। देखो इन्होंने इस टाइप का भाषण दिया था कि अंग्रेजों को लगने लगा कि लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से माखनलाल चतुर्वेदी को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, तो यह प्रश्न भी आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जिले में लिखी गई? पुष्प की अभिलाषा, यह कविता सबने सुना होगा, ये बिलासपुर में लिखा गया था। इस राज्य का किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना शोक प्रकट किया गया? तो 1922 में जो पेड़ काटने की बात हुई थी वो सिहावा नगरी कांड था। ठीक है, इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे। कौन थे आपके? रविशंकर शुक्ल भी थे। ऑप्शन के हिसाब से इसका भी आंसर लेंगे आप। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हस्तलिखित जेल के पत्रिका कितने पृष्ठों में खोली लिखी थी? ओहो, एक सेकंड ना, एक सेकंड का समय देंगे। अरे यार खुल जाए यार। खुल क्यों नहीं रहा है ये? बहुत हुआ, इतना टाइम नहीं है अपने पास। लो चलो, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल देती हूँ, है ना, वहाँ पर से आप लोगों को दिख जाएगा, या फिर आप PDF परचेज कर लीजिएगा और बाकी को उसी में पढ़ लीजिएगा। 2 पेज वैसे भी हमारा बचा हुआ है। ठीक, इसी के साथ करते हैं क्लास को ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर आ गई है थोड़ी सी दिक्कतें। चलिए, तो यहाँ तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर से करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।